नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित इन प्रेरणादायक कविताओं के साथ, पंक्तियों के साथ मैं आकाश एक बार पुनः आपका आकाश मैथ पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और पूरे जी जान से अपने लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने में लगे होंगे। या इस वीडियो को देखने वाले आप लोगों को सीधा सीधी बोलूं कि सचिवालय सहायक में अपने लिए कुर्सी की व्यवस्था करने में लगे होंगे। तो फिर से हम चलते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके लिए मैं फिर से 15 बेहद शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके मेंस सचिवालय सहायक मेंस के लेवल के जैसे हैं, उनके आसपास के हैं और ऐसे सवाल बिहार में अक्सर पूछे जाते हैं। प्री में भी आपका पूछा गया था। तो ऐसे सवालों को हम शानदार ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। मैं साथ बना रहूंगा, आप अपना पूरा 100% दीजिए। अपनी तरफ से आप बेस्ट परफॉर्मेंस करते रहिए। इस तो सफलता तो जरूर हाथ लगेगी, आप सफलता के झंडे जरूर गाड़ेंगे। हम सवालों की तरफ शुरू करते हैं, बातें धीरे धीरे होती रहेंगी। तो हम सवालों की तरफ चलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न नंबर सिस्टम से है और ये बेहद शानदार प्रश्न है। उससे पहले इसे सॉल्व करने से पहले मैं उन व्यूअर्स, उन एस्पायरेंट्स को बता दूं जो नए हैं, मुझे नहीं जानते या नए हैं जो देखना शुरू किए हैं इस वीडियो से, उनको मैं बता दूं कि मैं आपके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करने में आपका सहायक दोस्त साबित होता हूं और आपको बेहद ही कम समय में बड़े ही शानदार ढंग से सवालों को करना सिखाता हूं। क्लासरूम के जैसा आपको यूट्यूब पे फ्री में कॉन्सेप्ट, मेथड, ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप सफल होंगे ही होंगे। आपकी सफलता के पैमाना जो है, क्राइटेरिया मतलब आप ऊंचा होगा, आपकी धार तेज होगी तैयारी की। मेरा यही काम है, बस आप बने रहिए। और प्री में मैंने शानदार ढंग से जो गेस किया था सवाल वैसे भी करूंगा, लेकिन उससे पहले अपनी आधार को मजबूत करते हैं। और पहला प्रश्न है कि 5, 2, 3, 6 P 5, 7 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, तो P का मान ज्ञात करें। अब यहाँ P ना, आपको जब अभी ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो उसमें क्या लिखा होता है कि न्यूनतम या अधिकतम, इस तरह की P का न्यूनतम मान या P का संभावित मान जो भी हो ऐसे लिखा होता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट P का मान लिखा है क्योंकि जब एक वैल्यू हो तो ऐसे ही आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगा। और 9 की विभाज्यता का नियम हमें पता है कि अगर जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल 0। शेषफल 0 लिखने का भी तात्पर्य यही होता है कि वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। आप ये ध्यान रखेंगे। तो हम इसे जोड़ करके देखते हैं कि इसका योग कितना आता है। तो 6, 3, 9 को हम हटाते जाएंगे, 7, 2, 9। अब ये क्या हो गया कि 10 प्लस P आया। अब ये 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होगा कि P के जगह पे कौन सा ऑप्शन हम रख दें कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। या दूसरे शब्दों में आपको 9 के मल्टीपल्स तैयार करने होंगे, या तो आपको 9 नहीं तो 18। तो 9 तो ये तैयार नहीं होने से रहा। आपको पता है कि 18 ही आसानी से होगा, हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। जैसे ही ये 18 हो जाएगा और ये 18 ही इसका आंसर होगा। ये तो सीखने के लिए हो गया। अब जैसे ही सवाल पेपर में ये दिखेगा कि 5, 2, 3, 6, 5 इस तरीके से है, 9 से विभाजित है, तो आप तुरंत मतलब वहीं पे आप ये देखना कि मन में है, कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं। अच्छा 6, 3, 9 निकल जाएगा, 7, 2, 9 निकल जाएगा, 10 प्लस P बचा, P का मान 8 ही होगा, तभी तो 18 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे आप 3-4 सेकंड के अंदर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको सारे तरह के प्रश्न, आपको जो भी इम्पोर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो आपको एकदम करवाऊंगा। बस आप बने रहिए और पूरे जी जान से मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे प्रश्न आप करते रहिए। उसके बाद मॉक दीजिएगा, मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा। एकदम जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस तो ऐसा होगा हम लोगों का कि मतलब करवाऊंगा कि आप 100% मैथ्स के सारे सवाल सॉल्व करने
की क्षमता आप में आ जाएगी। दूसरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये भी उसी के क्राइटेरिया का है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, प्री में भी था लगभग इसी तरह का था, तो हम करेंगे। इसके भाई बहन, इसके परिवार से लेकर हर सर तरह इस परिवार के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व जरूर करेंगे। प्रश्न है कि P236Q57 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा। और अभी हमने सीखा कि 9 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग भी 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, और 9 को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते। अब क्या हुआ कि P प्लस Q प्लस 5 है और 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इसे न्यूनतम क्या होना होगा, 4 होना होगा। बस ये 4 हो जाएगा, ये जो मान है ये 4 हो जाएगा, तो 5 और 4 9, तो 9 फिर पूर्णतः 9 से विभाजित होगा। जब अंकों का योग, आप ऐसा भी कई बार होता है कि आप शून्य, तो P प्लस Q शून्य नहीं रख सकते, इस ऑप्शन में नहीं है। वैसे सवाल मैं करवा दूंगा, आप बस बने रहिए, सीखते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो सवालों के उसी परिवार से एक और सवाल आपके सामने है, जो जिसमें है कि 7A 5 5 3 8 8 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो A के सभी संभावित मान ज्ञात करें। या फिर आपका पूछेगा, ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि A के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। आप ध्यान से सुनना, संभावित मान या योग, तो जो मान आएगा उसको जोड़ देंगे। बस ये थोड़ा सा बड़ा भाई है उस परिवार में। तो 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम देखते हैं कि 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए क्या होगा। तो हम कैंसिल करते जाते हैं, 9 के मल्टीपल या 9 आता है तो हम देख रहे हैं कि 8 8 16 और 3 19 19 5 24 24 और 5 29 29 और 7 हो गया 36। सही है, तो ये 36 तो 9 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ बचा A। अब A जब यहाँ बचा तो A का क्या क्या आप मान रखेंगे, फिर से मैं आपको जोड़ दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे सवाल पे मैं समय दूंगा, आपको शानदार ढंग से सिखाऊंगा। तो ये हो गया कि अंकों का योग हम निकाल रहे हैं कि 7 5 12 5 17 3 20 8 28 और 8 36, तो 36 प्लस A, ये हो गया 36 प्लस A। तो यहाँ A का क्या क्या मान रखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब अंकों का योग या तो 0 9 या तो 9 का कोई मल्टीपल हो तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, वो तो विभाजित होगा ही। तो अब A की जगह पे हम क्या क्या रखेंगे कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसमें हम 36 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 36 में कोई चेंज नहीं आएगा, और 36 में हम 9 जोड़ेंगे तो 36 9 45 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर 9 और 0 होगा। बड़े ही ध्यान से आप इसे समझना। अगर अंकों का योग पूछ देता कि सभी संभावित मान का योग, तो 9 प्लस 0 बराबर 9 होता। आप ध्यान रखना, कुछ नहीं। यहाँ पे आप क्या क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 0 भी रखेंगे तब भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, और 9 भी रखेंगे तब भी ये पूर्णतः 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 0 जोड़ने पे 36 ही रहेगा और 9 जोड़ने पे 45 हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इस तरह के सवाल देखने पे तुरंत सॉल्व करेंगे और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न पे। ये सीखने की दृष्टि से एक बेहद ही शानदार सवाल है, आप सीखिए, इसमें बहुत कुछ छिपा है। और आयोग ऐसे सवाल दे करके वो चाहता है कि आप इससे जोड़े। ये छोटे प्रश्न हैं, मैं भी इस लेवल से करवा रहा हूँ। इसमें थोड़े से ठीक ठाक प्रश्न आते हैं जो बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोई बहुत ऊंचे लेवल का सवाल है, लेकिन इसके पीछे कुछ छिपा होता है। तो आप ऐसे सीरीज को देख सकते हैं। अगर ये समझाने के लिए मैं छोटा सा लिया हूँ, ये भी आया हुआ प्रश्न है कि यहाँ जो है कि 3 + 8 + 15 वो आपको दिखेगा ही नहीं कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपका दिमाग काम करेगा कि यहाँ वो है कि ये 2 का स्क्वायर -1 है, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर -1 है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 4 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर -1 है, प्लस 7 का स्क्वायर -1 है, ये जो है 8 का स्क्वायर -1 है,
प्लस ये 9 का स्क्वायर और -1। इसे जोड़ना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें वो क्या करेगा कि डॉट 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 करके और डायरेक्ट वो लिख देगा एक बड़ी सी संख्या। वो 2 3 4 तक लिखेगा, एक पैटर्न को फॉलो करके सीरीज में वो लिख देगा कि कहीं ना कहीं आपको ढूंढना होगा, और वो लास्ट में बड़ी संख्या के पास चला जाएगा, तो फिर जोड़ना संभव हो जाएगा। तब आपको ऐसे ही मतलब आंखें खोल करके दिमाग शार्प रख करके ढूंढना होगा। अब जैसे आप ये देखो कि पहले कि इसे हम कैसे लिखेंगे कि यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 5 का, यहाँ से 6 का। पूरा नहीं लिखना है, इसी में समय बर्बाद होता है। मैं सिखा रहा हूँ तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रश्न बहुत टफ नहीं होते। हो सकता है कि आपको पहली बार दिख रहा हो, ऐसे प्रश्न बहुत तेरे पूछे गए हैं। अब ये कितने हैं, तो ये 8 हैं, क्योंकि 2 से शुरू होकर के ये 9 तक गया है, तो ये 8 होंगे। अब देख लो कि राम 2 3 4 5 6 7 8, तो ये माइनस में 8, यहाँ से -1 8 बार ये आएगा। हम सबों को पता है कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें 1 नहीं है प्रथम के लिए, तो 1 हम ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देते हैं। 1 का ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 1 को ऐड जब हम कर दिए तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक गया, ये 9 का स्क्वायर। और जब 1 हम जोड़े हैं तो 1 घटा भी देंगे हम, 1 घटा दिए, कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हम जोड़े तो 1 घटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको याद होगा, और मेंस के लिए तो ऐसी चीजें भूलना आत्महत्या के बराबर होगा। तो ये हो गया n 9 तक जा रहा है, तो 9 गुने n इंटू n प्लस 1 तो 10 इंटू 2n प्लस 1 तो 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। अब बटे में 6 और ये -9 जाएगा, तो ये हो गया 3 दूनी और 3 तिया और 2 से ये 5 बार में गया, तो 19 5 95 और 95 तिया 285, और 285 में जैसे ही 9 जाएगा 285, हाँ 285, और 285 में आप जैसे ही 9 निकालेंगे तो 276 होगा, 276 होगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप आसानी से ऐसे प्रश्न करेंगे। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि इतना क्यों करना जब हम जोड़ ही सकते हैं कि 8 6 13। तो वो इसलिए कि ये सिखाने के लिए है, सिखाने के लिए है। जब आप घर बनते हुए देखे होंगे कि पहले वो मिट्टी कुरेदी जाती है, वो देखने में बड़ा बेतरतीब लगता है, लेकिन जब बनने के बाद वो दिखता है। तो ये अगला प्रश्न में मैं क्लियर वो करता हूँ कि क्यों मैं आपको ऐसा समझाया। अब ये सीरीज देख करके ये पैटर्न आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं पिछले में उतनी आसान से जोड़ के सवाल को ऐसे करे क्यों बताया, कि जब आपको ऐसे वो दिख जाएगा तो फिर तो हालत खराब होना है। तो इसी के लिए सीखना था, वो सीढ़ी था, वो ये फाइनल रिजल्ट है। तो इसे हम देखेंगे। अक्सर आप ध्यान रखना कि वो स्क्वायर या क्यूब, इससे ज्यादा आपके लेवल पे वो नहीं जाएगा, स्क्वायर या क्यूब तक ही जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखने से क्या पता चल रहा है कि आपको दिखने लगेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं। और उसके बाद मतलब ये 27 भी मैं ही लिख दिया था, ओरिजिनल प्रश्न में 18 तक ही थे, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। और उसके बाद ये गया, तो आप सोचना ये किसका स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 2 है। अब आप ये सोच रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे बच्चे सोचते हैं, उनका सवाल यही होता है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो यही मैं बताया कि पहली चीज आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, और दूसरी चीज ये है कि आप ध्यान देना कि स्क्वायर और क्यूब इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, उस लेवल से ज्यादा ऊपर वो नहीं जाएगा। अब मुझे ये पता चल गया। अब यहाँ 1 जोड़ना घटाना भी नहीं है, ये तो 1 से शुरू ही हुआ है। तो 1 से लेकर के 11 तक के संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो 11 गुने n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ 12 आएगा, और 11 दूनी 22 और 2n प्लस 1 होता है, तो 11 दूनी 22 1 23 होगा, और यहाँ 6 आएगा।
प्लस ये 2 2 2 11 बार है तो यहाँ 22 आएगा। 6 दूनी 12, ये से हम डिवाइड किए और 23 दूनी 46 यानी कि 46 आया। और 46 में जब हम 11 से गुना करेंगे तो 504 और 504 में हम जैसे ही 22 जोड़ेंगे तो ये 46 में 11 से गुना करेंगे तो 506 में हम 22 जोड़ेंगे तो 528। आप इसे कर सकते हैं। 23 दूनी 46, 11 गुने 46 से आया और प्लस 22 है ये, तो ये 460 और 460 में जैसे ही आप 46 जोड़ेंगे तो 506 और आपका आंसर यहाँ ये होगा। तो अब आपको पता चल रहा है कि इसे आप जोड़ना यह संभव सा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग को दाएं बाएं दौड़ा करके आपको यह समझना होगा कि एग्जामिनर आपका आयोग बीएसएससी आपसे क्या करवाना चाह रहा है। बेहद ही इजी प्रश्न, 2-3 बस सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, नंबर सिस्टम का ही हिस्सा सिंप्लीफिकेशन भी होता है। तो वहां से ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम अगले प्रश्न को, अब ये 5 प्रश्न, अगले 5 प्रश्न पहले हम लोग नंबर सिस्टम से किए। ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा और छूट वगैरह, वहां से हम करेंगे। प्रश्न है छठा कि यदि 12 रुपए में 10 वस्तु खरीद कर 15 रुपए में 10 बेचा गया हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। 10 वस्तु को खरीदा था 12 में और 10 वस्तु को बेचा कितने में, 15 में, यानी 3 का वो लाभ कमाया 12 पे, यानी कि 25% के बराबर होता है। तो 25% को हम टिक करेंगे। अब ये मैं मान रहा हूं कि धीरे धीरे ऐसी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको, वो प्रैक्टिस के दौरान है कि ये भिन्न को आपको ध्यान में होना चाहिए कि भिन्न को डायरेक्ट कैसे परसेंटेज में लिखते हैं। अक्सर आपने ये किया होगा कि 3 के 12 गुने 100, तो इतना करने से की जगह आपको ध्यान में होना चाहिए कि 1/4 जो भिन्न होता है वो 25% के बराबर, 1/2 50% के बराबर, 1 100% के बराबर, 3/4 75% के बराबर। ऐसे आपको भिन्न ध्यान में रखने होंगे और धीरे धीरे मैं याद करवाता चलूंगा। जब ऐसे डायरेक्ट करूंगा तो थोड़ी सी आप सोचने पे मजबूर होंगे, जब सोचेंगे तो फिर दिमाग की बत्ती और तेज जलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न को इतने शानदार ढंग से सीखेंगे कि आप भी कहेंगे कि वाह क्या बात है। कि एक दुकानदार ने एक टेबल तथा एक कुर्सी को क्रमशः 33.33% लाभ तथा 33.33% हानि पर बेचता है या बेचा। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पूरे सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो ऐसे सौदे में हानि होती है, आप याद रखना। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे आप समझने के लिए मैं लिख दे रहा हूं कि टेबल है और कुर्सी है ये, और इसका क्रय मूल्य मैं कर दे रहा हूं यहाँ और विक्रय मूल्य समझने के लिए लिख रहा हूं। ऐसे तरीके से इसे सॉल्व करूंगा कि उसके बाद आप इसे सेकेंडों में करेंगे। बोल रहा है कि 33, जैसे पिछले प्रश्न में मैं आपको बोला कि फ्रैक्शन को भिन्न को परसेंटेज में जैसे लिखने का एक तरीका होता है, वैसे ही परसेंटेज का मान भी आपको भिन्न वाला पता होना चाहिए कि 33.33% बराबर 1/3 हुआ। अब वो बोल रहा है कि टेबल पर वह 33.33% का लाभ कमाया, यानी कि नीचे वाला अगर 3 पे 1 लाभ और हानि तो 3 पे 1 हानि। इसका मतलब ऐसे पढ़ने का ये तरीका होता है। तो 3 पे 1 लाभ यानी कि 3 उसका क्रय मूल्य है तो उसे वो 4 में बेचा टेबल को, और जब वो कुर्सी को हानि पे बेचता है तो उसका क्रय मूल्य अगर 3 है तो 1 हानि के बाद विक्रय मूल्य उसका 2 हो जाएगा। लेकिन वही प्रश्न में वो कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य को हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि अब कुल जो दुकानदार का क्या था कि सौदे में क्रय मूल्य 3 और या 6 3 9 था, तो वो विक्रय मूल्य से कितना कमाया 8, यानी कि 9 का टोटल ओवरऑल 9 रुपए का वो सामान 8 रुपए में बेचा। तो वो 1/9 यानी 11.11% का हानि उसमें हुआ। उसे 1 का हानि हुआ तो कितने पे 9 पे 1, तो 1/9 गुने 100 आप करेंगे तो वही आएगा। यहाँ हम लोग क्या किए कि परसेंटेज को भिन्न में लिखा और यहाँ भिन्न को परसेंटेज में लिखा, मान वही आएगा। प्रैक्टिस में करवाता रहूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आप इसे फिर डायरेक्ट करने लगना, मन में कर सकते हो इसे फिर, लेकिन अभी पहले सीखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अब इस प्रश्न को भी हम लोग एकदम 2-3-4 सेकंड में करना सीखते हैं। ऐसे प्रश्न मैंने पिछले कई वीडियो में आपको सिखाया हूं, फिर से मैं सिखा रहा हूं कि जब भी अंकित मूल्य दिया रहे, मूल्य में अंकित मूल्य है ये 65,000 है, टीवी को 20% छूट दिया गया तो फिर भी देख रहा है कि सौदे में 30% का लाभ हो। जब भी अंकित मूल्य पर छूट तो अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है, उसके बाद लाभ या हानि हो और जब क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि दम याद से आप कर लो कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा कि अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 65,000 गुने यहाँ आप 100 में से छूट घटा करके लिखोगे तो 100 में से 20% का छूट यानी घटा करके लिखेगा तो 80, और अगर लाभ हुआ हो तो नीचे 100 में जोड़ करके और हानि हुआ हो तो 100 में घटा करके, तो 100 में जोड़ करके लिख देंगे 130। ठीक है, 13 पचे 65, ये 500 और 8 पचे 40, ये 40,000 इसका आंसर होगा। कितना जल्दी ये बन सकता है, ऐसे 1-2 और प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ अभी के अभी, जिससे आपका मतलब और भी कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उसी तरह के एक और प्रश्न हम कर लेते हैं कि एक टेबल को 12.5% की छूट पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य उसका 6400 था और अर्जित लाभ 25% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी ही मैं बताया कि कैसे लिखेंगे, ध्यान से आप सीखना। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, तो 6400 और 100 माइनस छूट, यानी कि 100 में से जब 12.5 जाएगा तो 87.5, और नीचे 100 प्लस लाभ और हानि हो तो 100 माइनस हानि, तो लाभ है तो 125 होगा, यानी कि ये अगर यहाँ से ये हटा दिया तो एक और यहाँ से हट जाएगा, और 12 ये 7 बार 7 84 और 35, हाँ ये 7 बार में जाएगा। अब ये हो गया 0, 7 चौके 28 और 7 छक 42 और 2 44, 180 पहला इसका ऑप्शन सही होगा। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए एक अच्छा सा सवाल करते हैं कि एक वस्तु का मूल्य 750 रुपये है, इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया जिससे 30% लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोच समझ के किया गया, लेकिन अब कोई ग्राहक परिचित सा आ गया, और कई बार आ जाते हैं तो न चाहते हुए दुकानदार को छूट देना पड़ता है। वही हाल हुआ कि वो 15% की छूट दिया, तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अब जैसे आप क्रय मूल्य 100 लिख दो, अगर कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो 30% लाभ पर 30% लाभ के चलिए वो कितना अंकित करेगा, अंकित मूल्य पे वो बेचना चाहेगा, तो वो अंकित मूल्य लाभ के लिए क्या करेगा कि 100 था तो 30 बढ़ा करके वो लिख देगा। 30% लाभ की उसकी इच्छा थी तो 30 बढ़ा करके वो 130 लिख देगा। लेकिन अब वो विक्रय मूल्य के बारे में क्या बोल रहा है कि नहीं, उससे क्या हुआ कि 15% की छूट देना पड़ा, तो 130 का 15% हम निकालेंगे तो 10% 13 और 5% 6.5, तो 13 6 19.5, यानी कि 110.5 आया। ये विक्रय मूल्य हो गया। जब हम यहाँ 15% की छूट देंगे तब, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये 15/100 करके वो उसके बाद जब वो घटाएंगे छूट तो 110.5 आया। क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पता हो, इस रूप में हम निकाल ले। अब क्या है कि ये 100 का मान एक्चुअल में 750 है, तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 750/100 गुने 110 + 50। कोई भी चीज आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बताना, मैं उसके धागे अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में खोल के रख दूंगा। तो अब इसे हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ से ये हटा, इसे शून्य को क्या लिखना, और ये दशमलव हटा दिया तो ये शून्य भी हट गया। तो 1105 में हम 75 से गुना करते हैं, तो पहले 75 को हम 1100 में गुना कर देते हैं, तो 750 और 75 यानी 825। जैसे ही 1100 में गुना करेंगे तो इतना, और फिर 75 पचे 375 ये आया, और इसे हम 100 से डिवाइड कर देंगे।
तो ये 7 5 5 3 8 2 8 दशमलव इतना आया। 100 से भाग देने पे आप अपने तरीके से सॉल्व करना गुना कर सकते हो, लेकिन मुझे ये दिख गया कि अच्छा 1105 है तो 75 में 11 से गुना करना आसान होता है कि 750 में 75 जैसे जोड़ेंगे तो 825 और 0 0 1100 का, और 75 में फिर मैं 5 से गुना कर दिया। आप जैसे करो, आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, कोई ये नहीं जाता। जिस पे कमांड हो सिंप्लीफिकेशन में वही लगाना चाहिए, या जो चीजें आपको लगे कि आपके लिए वो समय बचा सकता है तो उसे अडॉप्ट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब से हम 5 सवाल समय, कार्य, टाइम एंड वर्क से करेंगे। पहला प्रश्न समय और कार्य का, और आज के वीडियो का 11वां प्रश्न ये है कि पी क्यू आर की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है एफिशिएंसी का कि 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो पी 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। अब तीनों की क्षमता यह है, यानी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 3 8 2 10, ये उनका क्षमता है। क्षमता क्या होता है कि प्रतिदिन किया गया काम उनके द्वारा, तो अनुपात में है तो अनुपात वाला ही मान लेकर के आप बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तीनों मिल करके एक साथ 5 3 8 2 10 करते हैं, और ऐसे वो कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, 6 दिन में, यानी कि 60। ये टोटल वर्क निकल गया, ये टोटल वर्क 60 निकल गया। अब बोल रहा है कि 20% काम, तो 60 का 20% काम यानी 1/5, 20% का मान 1/5। मैं बोला कि मैं आपको सिखाते चलूंगा, अगर नहीं आता है तो, और नहीं तो मैं ये मान रहा हूं कि ऐसी चीजें तो जरूर आती होगी, आपको आता होगा। अब ये हो गया इतना, और ये पूछ रहा है कि ए कितना दिन में करेगा, तो ए का पी का क्षमता कितना है, तो 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे। यही तो हुआ कि 60 टोटल काम आ गया, उसका 20% तो हम निकाल दिए, उसी में कर दे रहे हैं, सीखने में क्या जाता है। और ये 30 और यह 6, यानी कि 6 दिन में ये पूरा करेगा। टोटल काम 60 है, उसका 20% हो जाएगा, तो 1/5 यानी 12 काम। तो 12 काम पूरा करने में पी 2 एफिशिएंसी है, तो 6 दिन लेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 12वां सवाल एकदम इजी पीजी सा सवाल है। इसे हम करते हैं कि ए 180 रुपये प्रति घंटा कमाता है तथा एक दिन में 7 घंटा काम करता है। बी है जो पैसा भी कम कमाता है, प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, यानी कामचोर है। तो ए और बी के दैनिक वेतन का अनुपात क्या होगा। वो 180 कमा रहा है 7 घंटे काम करके, ये 160 कमा रहा है और 7 घंटा काम करता है प्रति घंटा के हिसाब से, और 160 प्रति घंटा कमाता है और 5 घंटा कमाता है इसके एक दिन का और इसके एक दिन का। इसका अनुपात पूछ रहा है, तो जो इसमें है उससे हम 9 और इसे 8, 9 7 63 अनुपात 8 5 40 यहाँ टिक करेंगे। और ये ऑप्शन को आप ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये ऑप्शन गलत है, मतलब गलत तो नहीं करना चाह, हो सकता है ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन रेशियो जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। आप ध्यान रखना, भले ही वो लिख दे, वो लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि रेशियो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है, यानी 2:3 होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम आज के 13वें प्रश्न को करते हैं कि पी किसी कार्य को 20 दिनों में तथा क्यू इस कार्य का 20% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 7 कार्य करे तो वे इस कार्य का 50% यानी कि आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्यू जो है 20% 6 दिन में करता है, तो 20 5 6 यानी 6 5 30 दिन में वो पूरा करेगा, यानी क्यू इस काम को 30 दिन में और पी इस काम को 20 दिन में, यानी कि दोनों के एलसीएम को पूरा काम मान लेते हैं, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया। 60 हो गया, ऐसे आप लिख सकते हो। लिखने का तरीका है कि P जो है 20 दिन में कर रहा है और ये जो है 30 दिन में कर रहा है Q। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालते हैं कि तुम 20 दिन में 60 काम कर रहे हो तो एक दिन में 3 काम कर रहे होगे। लिखने का तरीका है, आप ऐसे मार दो, ऐसे मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो Q जो है 30 दिन में 60 काम करता है, यानी प्रतिदिन 2 काम करेगा। ये उसका क्षमता हो गया कि P का क्षमता 3 है और Q का क्षमता 2 है। आप जैसे लिखो ऐसे नहीं लिख करके आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि P की इफिशियंसी 3 और Q की इफिशियंसी, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, 2 आएगा। और उसके बाद जब दोनों साथ साथ काम करेंगे तो आधे काम को जब दोनों साथ साथ आएंगे तो 5 हो जाएगा,
5 हो जाएगा। एक दिन में काम P अपना 3 करेगा और Q अपनी क्षमता के अनुसार से 2 काम करेगा, 5 काम करेंगे तो आधा काम 50% मतलब आधा, पहले 60 था तब 30 काम होगा और ये 5 से, यानी कि 6 दिन में वो दोनों 50% काम पूरा कर लेंगी। मुझे लगता है कि आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही सवाल आएंगे, आप भरोसा रखें। ये ही बिहार का लेवल है। भले ही बिहार के बच्चे, कड़वी सच्चाई है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा बिहार यूपी वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन बिहार के एग्जामों में मैथ्स का लेवल थोड़ा डाउन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब आज का 14वां प्रश्न हम करते हैं कि 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं, ध्यान देना, अथवा 5 महिलाएं एक दिन में 14,820 रुपये कमाते हैं तो एक दिन में 4 महिलाएं तथा 6 पुरुष कितना कमाएंगे। यानी कि 6 पुरुष भी एक दिन में 14,820 कमाता है, या फिर 5 महिलाएं अलग से, वो भी जब मतलब महिलाएं ज्यादा कमाती है, वो भी 14,820 कमाते हैं। तो पूछ रहा है कि 4 महिलाएं और 6 पुरुष, तो 6 पुरुष का तो पहले ही कोई दिक्कत नहीं है हमें कि 820, वो 14,820 कमा रहा है। 4 महिलाओं का हम निकालेंगे तो 5 जब इतना कमाती है तो 4 कितना कमाएगी, तो 14, 8, 2, 20, 5 और ये 4 से गुना करेंगे। 5 से जब हम काटेंगे इसे तो 5 दूनी 10, 4 48, 5 नवा 45, 3 32, 5 36, 5 चौके 20 और ये आ गया 4 चौके 16 के 6। और यहाँ हमें पता है कि जब ये 6 आ गया तो कुछ न कुछ आएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे, मतलब जैसे ही नज़दीक आने लगेगा तो आपकी धार को और तेज करूँगा। पहले मजबूत करना जरूरी है मैथ्स का। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 4, 4 चौके 16, 6। और यहाँ जब शून्य में हम 6 जोड़ेंगे तो सिर्फ यही एक ऑप्शन पॉसिबल है, और तो कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा। फिर भी हम गुना कर लेते हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं। तो ये ऐसे इसका बराबर है, ऐसे गुना नहीं कर देना है। 4 चौके 16 के 6 हाथ में रहा 1, 6 चौके 24, 1 25, 9 चौके 36 और 2 38, 4 दूनी 8, 3 11, तो 11,000 और 14,000, 25,000 और 8 8 16, 100 के आसपास 25 यानी 600, एकदम बिल्कुल सही है। ये दोनों जब आप जोड़ेंगे तो उतना ही आना है, 76 आ गया। 8 8 16 के 6 हाथ में रहा 1 25 और 1 26। तो आप ऐसे भी मतलब ध्यान में रखें, एकदम प्रश्नों को ध्यान से पढ़े। यहाँ अथवा है तो यहाँ तथा है। मेंस में ऐसे सवाल आ सकते हैं, टफ नहीं है, बस सवालों का खेल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब हम लोग आज के अंतिम प्रश्न कई तरह पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है, ना कि इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है। टाइम एंड वर्क का भी आज का 5वां प्रश्न कि सोहन और संजय किसी कार्य को क्रमशः 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। सोनू की सहायता से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया और 1,848 रुपये कमाए, तो सोनू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि ये 8 और 6, इसी को हम पूरा काम मान लेंगे कि पूरा काम जो है, पूरा काम दोनों का LCM यानी कि 24 है। ये पूरा काम है, पूरा काम है। मैं बोला था कि जब आप एरो दे करके लिखो, कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे लिखोगे जिसमें समय कम लगे। अब जो है सोहन बाबू जो है, सोहन जो है, इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगा। ऐसे भी मैं लिखने को सिखाया था, पिछले बार लिख के दिखाया कि टोटल 24 काम को वह 6 दिन में करता है, यानी कि इसकी इफिशियंसी 4 है। और संजय की बात करें कि संजय की इफिशियंसी क्या होगा कि वो 8 दिनों में 24 काम करता है, तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगा। अब दोनों मिल करके एक दिन में कितने काम करेंगे, 7 काम करेंगे। लेकिन प्रश्न बोलता है कि सोनू की सहायता से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया, यानी तीनों मिल करके, सोहन, संजय और सोनू ने तीनों मिल करके काम को तीन दिनों में पूरा किया। अब आप इसे ऐसे समझे कि 3 दिन सोहन, संजय और सोनू तीनों ने काम किया, तो सोहन और संजय 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर के 7 करते हैं, तो 3 दिन में वो 21 काम कर दिए। 21 काम अपने हिस्से का किया होगा। शेष काम जो बचा 21 यानी 3, यही 3 काम सोनू 3 दिन में करता है। सोनू 3 दिन में करता है, तो सोनू की इफिशियंसी क्या हो गई, 3 काम 3 दिन में यानी कि 1। सोनू की इफिशियंसी 1 है। अब जब सोनू की इफिशियंसी 1 है तो पैसा जो होता है वो क्षमता के हिसाब से बढ़ता है। जितनी ज्यादा क्षमता वो उतना ज्यादा काम करेगा, और जो जितना काम करेगा वो उतना पैसे ले जाएगा।
तो ये जो टोटल काम है 24, इसी के बदले तो 1848 मिल रहा है। तो सोनू 3 दिन में कितना काम कर रहा है, यही तो है सोनू का काम 3। इफिशियंसी निकालना होता तो एक इफिशियंसी की भी जरूरत नहीं है, सोनू अपना 3 काम करके गया। टोटल 24 काम के बदले 1848 रुपये मिले, तो 3 काम जो सोनू का है उसके बदले कितना मिलेगा, तो 1848 इंटू बटे 24 गुने 3 से 8 बार में, 8 दूनी 16, 2 24, 8 तिहाई 24 और 1 231 इसका आंसर होगा। मुझे लगता है कि मैं आपको बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। सीखते रहिए, खूब जोर से तैयारी में लगे रहिए, जी जान झोंक दीजिए। मौका ऐसा बार बार नहीं आता। अपने भाई बहन दोस्त यार को भी बताएं कि मैं आपका तैयारी करवा रहा हूं, और मैं आगे भी आने वाले बिहार के सारे एग्जाम को पहले मैं टारगेट करूंगा, उसके बाद सेंट्रल की तरफ बढ़ेंगे। तो आप बने रहना, दोस्तों को बताओ, भाई बहनों सबको बताओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बेस्ट ऑफ लक।